हेलो डियर फ्रेंड, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का अगला सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी पढ़ने से पहले हम इसके सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे और अपने अगले लेक्चर में एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फार्माकोग्नोसी क्या होता है? फार्माकोग्नोसी इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी। फार्माकोग्नोसी हमारा एक फार्मेसी का ब्रांच है जो कि जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द मेडिसिनल प्लांट। जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? मेडिसिनल प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। मेडिसिनल प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं और साथ ही साथ हम जो मेडिसिनल प्लांट हैं वो किस फैमिली से पाए जाते हैं और साथ ही साथ मेडिसिनल प्लांट के क्या क्या क्लासिफिकेशन है, पूरा डिटेल से उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ कौन सा मेडिसिनल प्लांट में कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है। मेडिसिनल प्लांट मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो मेडिसिनल प्लांट का क्या मतलब होता है? मेडिसिनल प्लांट उसे कहते हैं ऐसे प्लांट जिसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो, कोई ना कोई बीमारी को ठीक करने की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। जैसे आप लोग अपने आसपास देखते होंगे, तुलसी देखते होंगे, तुलसी में कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। नीम देखते हैं, नीम में भी कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। आप लोग हल्दी देखते होंगे, हल्दी में दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं जो दर्द को कम करता है। दैट मीन्स वह एक पेनकिलर की तरह काम करता है। तो ये सब प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट में आ जाएंगे क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी है किसी न किसी बीमारी को ठीक करने की। इसलिए इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? मेडिसिनल प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं। तो हम लोग मेडिसिनल प्लांट के बारे में इस फार्माकोग्नोसी के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट को, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके सिलेबस के बारे में हम लोग पूरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है? डिफिनेशन पढ़ना है। जो हमारा ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है? डिफिनेशन। डिफिनेशन के बाद हमको क्या पढ़ना है? हिस्ट्री पढ़ना है। डिफिनेशन क्या होता है? डिफिनेशन जैसे हम लोग फार्माकोग्नोसी का डिफिनेशन पढ़ेंगे, जो हमारा क्रूड ड्रग होता है क्रूड ड्रग का डिफिनेशन पढ़ेंगे, मेडिसिनल प्लांट क्या होता है मेडिसिनल प्लांट का डिफिनेशन पढ़ेंगे और साथ ही साथ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत साल पहले आप लोग देखेंगे, वेद पुराण के समय में देखेंगे तो हमारे पास कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं था जो मेडिसिनल प्लांट का ज्ञान रखता था, जो जड़ी बूटियों का ज्ञान रखता था। उसको हम लोग वैद्य के नाम से बुलाते थे और वैद्य जी ही अपने लड़कों को सिखाते थे, अपने वंशजों को सिखाते थे। धीरे धीरे ये मेडिसिनल प्लांट का जो ज्ञान है आगे बढ़ता रहता था। इसके लिए कोई किताब नहीं था, इसके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो एक सब्जेक्ट बना, फार्माकोग्नोसी बना। और साथ ही साथ ये फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट जो बना, तो फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है वो कहाँ से आया? सबसे पहले इस वर्ड का डिस्क्राइब कौन किया? इस वर्ड को सबसे पहले फार्माकोग्नोसी नाम किसने दिया और इस वर्ड को कहाँ से लिया गया? ग्रीक वर्ड से लिया गया है कि लैटिन वर्ड से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है उसके बारे में पूरा हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ उसके फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है, जो सबसे पहले फार्माकोग्नोसी को लिखे, जो फार्माकोग्नोसी के बारे में बताए, वो फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। प्रेजेंट स्टेटस का मतलब इस समय जो हमारा फार्माकोग्नोसी है उसका क्या स्टेटस है और साथ ही साथ इसके स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब फार्माकोग्नोसी किस किस फील्ड में अपना योगदान दे रहा है, किस किस फील्ड में अपना अच्छा योगदान दे रहा है, उसका स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा इंडस्ट्रियल फील्ड में कितना योगदान दे रहा है, दवा को बनाने में कितना योगदान दे रहा है और साथ ही साथ मरीजों को ठीक करने में कितना योगदान दे रहा है। मतलब अलग अलग फील्ड में कहाँ कहाँ पे फार्माकोग्नोसी अपना योगदान दे रहा है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके जस्ट बाद आता है हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? चैप्टर 2 में हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग पढ़ना हमको, क्योंकि हमारे इस यूनिवर्स में, हमारे इस पृथ्वी पे, हमारे इस प्लानेट पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं। तो सबको थोड़ा सा पहचानना हमको डिफ़िकल्ट हो जाता है जब तक हम उसको एक कैटेगरी में नहीं रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखेंगे एक जातिगत कैटेगरी है, अगर हमारे इंसानों में देखेंगे तो अलग अलग जातियाँ हैं। जैसे एक इंसान हो गया, एक जानवर हो गया, एक पंछी हो गया, तो ऐसे ऐसे अलग जातियाँ हैं। उसी प्रकार हमारे जो मेडिसिनल प्लांट हैं उसमें भी अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया गया ताकि हमको मेडिसिनल प्लांट को पहचानने में क्या हो, आसानी हो। ठीक उसी प्रकार सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है उसका अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फ़ाबेटिकल नाम से ही लग रहा है कि इसमें जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट के बेस पे किया जाएगा। जैसे ABCDEFGH इस टाइप के जो नाम हैं एक साथ रखे जाएंगे। जैसे जितने प्लांट का नाम ए से आता है उसको एक कैटेगरी में रखा जाएगा, जिस प्लांट का नाम बी से आता है उसको एक कैटेगरी में रखा जाएगा,
जिस प्लांट का नाम सी से आता है उसको एक कैटेगरी में रखा जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। उसके जस्ट बाद आता है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन उसे कहते हैं जिसमें हम लोग एक जैसे दिखने वाले प्लांट को एक कैटेगरी में रखते हैं। जैसे बहुत सारे प्लांट आप देखेंगे कि एकदम एक जैसे दिखते हैं, तो एक जैसे दिखने वाले प्लांट को जो हूबहू एक जैसे दिखते हों उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? एक कैटेगरी में रखेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमारा आता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब उसके शेप, साइज एंड कलर, उसके शेप एंड साइज और कलर के बेस पे जिसको रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप बहुत सारे ऐसे प्लांट देखेंगे जिसका शेप, साइज और कलर एक जैसा होता है, तो शेप एंड साइज एंड कलर के बेस पे अगर किसी को क्लासिफाइड किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमारा आता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब इफेक्ट के बेस पे। जैसे हमारा हल्दी है, हल्दी में कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? दर्द निवारक प्रॉपर्टी पाई जाती है। और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें दर्द निवारक प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो उन सबको एक कैटेगरी में रखा जाएगा। और जिसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पाई जाएगी, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, उसको हम लोग एक कैटेगरी में रखा जाएगा। दैट मीन्स जिसमें इफेक्ट के बेस पे उसमें कौन सी प्रॉपर्टी पाई जा रही है उसके बेस पे अगर रखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब कि बहुत सारे प्लांट हैं, सारे प्लांट में अलग अलग केमिकल पाया जाता है और उस केमिकल, हर एक प्लांट में अलग अलग केमिकल पाया जाता है। तो केमिकल के बेस पे मतलब कि बहुत सारे प्लांट हैं जिसमें प्लांट तो अलग अलग हैं लेकिन केमिकल एक ही पाया जा रहा है, तो उस केमिकल के बेस पे अगर रखा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद होता है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब कि इसमें जो है केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे बहुत सारे आप प्लांट देखेंगे, बहुत सारे केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, एक जैसा उसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है। तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे जिसको रखा जाता है उसको हम लोग एक कैटेगरी में रखा जाता है। जिसका केमिकल स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है उसको हम लोग एक कैटेगरी में रखते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया और इसके बारे में हम लोग डिटेल से भी पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। अभी तो मैं केवल सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इसके जस्ट बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग का मतलब कि बहुत सारे क्रूड ड्रग हैं। क्रूड ड्रग क्या होता है? क्रूड ड्रग ऐसे होते हैं जो एकदम नेचुरल होते हैं, जिसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाया गया था, जो डायरेक्ट हमारे प्लांट से प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रूड ड्रग कहते हैं। जैसे हम लोग नीम की पत्ती को डायरेक्ट खाते हैं वो हमारा क्रूड ड्रग में आ जाता है, जिसमें कोई प्रोसेस नहीं किया गया रहता है। और साथ ही साथ आप लोग देखेंगे कि तुलसी की भी पत्ती हम लोग खाते हैं तो वो भी हमारे क्रूड ड्रग में आ जाता है। तो ऐसे क्रूड ड्रग की क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए? क्वालिटी कंट्रोल करना मतलब कि जब तक हमारे क्रूड ड्रग की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तब तक जो हमारा ड्रग है, जो हमारा ड्रग इसी क्रूड ड्रग से मिलकर बनता है, ये क्रूड ड्रग की जब तक क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तब तक हमारा ड्रग जो बन रहा है वो अच्छा नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें कि अगर हम लोग गेहूँ लेते हैं, अगर गेहूँ हमारा अच्छे क्वालिटी का नहीं है तो आटा अच्छे क्वालिटी का नहीं बनेगा। जब अच्छा आटा नहीं रहेगा तो अच्छी रोटी नहीं बनेगी। सेम इसी प्रकार हमारा जो क्रूड ड्रग है उसकी अगर क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो हमारा जो ड्रग बन रहा है, जो बीमारियों को ठीक करने के लिए बन रहा है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा। तो हमको क्या पढ़ना है तीसरे चैप्टर में? क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। बहुत सारे ड्रग हैं जिसकी क्वालिटी कंट्रोल किया जाए। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग? पहला तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो अडल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे एक आप टर्म देखेंगे अडल्ट्रेशन, यहाँ पे आप एक टर्म देखेंगे अडल्ट्रेशन होता है। अडल्ट्रेशन एक टर्म है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मिलावट। अडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट। इसमें पढ़ना हमको डिफरेंट मेथड्स ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिसमें क्रूड ड्रग में क्या मिलावट की जाती है। आप लोग अपने मार्केट में देखेंगे बहुत सारे क्रूड ड्रग, जैसे हमारा हींग हो गया, आप लोग हींग देखते हैं, हींग में नीम का जो एक लाशा होता है उसको मिला देते हैं, ये अडल्ट्रेशन की कैटेगरी में आता है। एक डुप्लीकेट चीज़ों को मिला देना क्रूड ड्रग में। जैसे आप लोग शहद देखते हैं, शहद को हमारा प्योर तो शहद मिल नहीं पा रहा है, तो लोग क्या करते हैं अपने फ़ायदे के लिए उसमें अडल्ट्रेशन कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं।
उसमें क्या मिला देते हैं, गुड़ मिला देते हैं या गुड़ का सिरका मिला देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं, जैसे आप अभी देख लेंगे, आप तेज़पत्ता होता है, एक तेज़पत्ता में क्या मिला दिया जाए, सफ़ेदा का पत्ता, तो लगभग हूबहू ऐसे ही दिखता है, तो मिला के उसमें हम लोग बेच देते हैं। तो इस अडल्ट्रेशन को कम किया जाए, मतलब कैसे कैसे अडल्ट्रेशन किया जाता है, कैसे कैसे मिलावट किस किस चीज़ों में कैसे कैसे की जाती है, तो उस अडल्ट्रेशन के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद हमको पढ़ना है इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग का मतलब कि जो हमारा क्रूड ड्रग है उसकी क्वालिटी कितनी स्टैंडर्ड है उसको टेस्ट करना, उसके बारे में हमको पढ़ना है। कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे हम लोग अपने क्रूड ड्रग को इवैल्यूएट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। जस्ट इसके बाद हमारा चैप्टर चौथा आता है, जिसमें हम लोग पढ़ना है ब्रीफ आउटलाइन ऑफ ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, थेरेपेटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एल्कोलॉइड, टर्पिनॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल आयर्स, टेनिन एंड रेजिन। इसमें हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहला जो पढ़ना हमको इसमें ऑकरेंस के बारे में पढ़ना है। ऑकरेंस का मतलब कि कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और साथ ही साथ आइसोलेशन का मतलब उसमें से कौन कौन से केमिकल कैसे कैसे आइसोलेट किए जाते हैं। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, और कैसे हम लोग को पहचानना है कि इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद थेरेपेटिक एक्टिविटी का मतलब उसमें कौन कौन से बीमारियों को ठीक करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, कौन कौन से बीमारी उससे ठीक होते हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है क्या, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एल्कोलॉइड, और उसके साथ साथ हमको फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन भी पढ़ना है, उसको कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। किस चीज़ का पढ़ना है, एल्कोलॉइड का पढ़ना है हमको, एल्कोलॉइड का पढ़ना है। सबसे पहले हमको किस चीज़ का पढ़ना है, एल्कोलॉइड का पढ़ना है। उसके बाद टर्पिनॉइड का पढ़ना है। इसके बाद ग्लाइकोसाइड का पढ़ना है। उसके बाद वोलेटाइल आयल्स का पढ़ना है। इसके बाद टेनिन्स का पढ़ना है। इसके बाद रेजिन का पढ़ना है। ये जितने मैं केमिकल बोला हूँ, इन्हीं केमिकल का क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं क्या बोला हूँ, एल्कोलॉइड, टर्पिनॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल आयल, टेनिन एंड रेजिन। इतने जो केमिकल हैं इनका हमको क्या क्या पढ़ना है, ऑकरेंस पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, आइसोलेशन पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ना है, थेरेपेटिक एक्टिविटी पढ़ना है, और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। उसके जस्ट बाद हमारा आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हमको क्या पढ़ना है, बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ना है। बायोलॉजिकल सोर्स का मतलब कि जो नीचे ये सारे केमिकल दिए गए हैं, ये जितने ये सब दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें, इनका बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से है, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में पढ़ना है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ना है। दैट मीन्स जो नीचे सारे दिए गए हैं हमारे मेडिसिनल प्लांट, उसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ना है। और थेरेपेटिक इफिकेसी का मतलब उसमें कौन कौन से थेरेपेटिक एक्टिविटी पाई जाती हैं, वो किस किस बीमारियों को ठीक करने में अपना योगदान देता है। सबसे पहले पढ़ना क्या है, इसमें लग्जेटिव के बारे में पढ़ना है। लग्जेटिव क्या होता है, लग्जेटिव क्या होता है, जो लग्जेटिव होता है जब हमको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करने का काम करता है। लग्जेटिव क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करने का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लग्जेटिव। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम लोग को स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है, स्टूल बहुत टाइट निकलता है और बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, बहुत ही प्रेशर लगाना पड़ता है हमको स्टूल को पास करने में। उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन। तो उस कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए कौन सी ड्रग का यूज़ किया जाता है, लग्जेटिव कैटेगरी का। किस कैटेगरी का, लग्जेटिव कैटेगरी का ड्रग यूज़ किया जाता है। उस कैटेगरी में ड्रग में कौन है, एलो का मतलब जो एलोवेरा के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग एलोवेरा देखते हैं, एलोवेरा अगर आप लोग खाते हैं तो एलोवेरा से आपका कॉन्स्टिपेशन सही होता है। और साथ ही साथ कैस्टर ऑयल को हम लोग रेंगड़ी का तेल भी कहते हैं। कैस्टर ऑयल भी आप लोग देखेंगे, जो मेडिकल प्रैक्टिस करते होंगे वो जानते होंगे कि कैस्टर ऑयल से भी हमारा कॉन्स्टिपेशन सही होता है। इसके बाद इसबगोल हो गया, उसके बाद सेना हो गया, ये सब मेडिसिनल प्लांट हैं, ये सब कॉन्स्टिपेशन में यूज किए जाते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं केवल सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, सिलेबस के बारे में समझा रहा हूँ। इसके जस्ट बाद आता है कार्डियोटॉनिक क्या होता है, कार्डियोटॉनिक हमारा क्या होता है, कार्डियोटॉनिक का मतलब आपको नाम से लग रहा है, कार्डियक का मतलब हार्ट, जो हमारे हार्ट को टॉनिक की तरह काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियोटॉनिक। जिसमें का पढ़ना है हमको डिजिटैलिस एक प्लांट हो गया, एक अर्जुना। ये डिजिटैलिस और अर्जुना एक प्लांट का नाम है जो हमारे किस में काम आता है,
कार्डियोटॉनिक की तरह काम करता है, हमारे हार्ट को टॉनिक की तरह काम करता है, हार्ट को मजबूत करने का काम करता है ताकि जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर वर्क कर सके। अपना हार्ट का काम क्या होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड। हार्ट हमारा बहुत अच्छे से ब्लड को पंप कर सके, जो कि कार्डियोटॉनिक की तरह काम करता है। इसके बाद हमारा आता है कर्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर। जीआई का फुल फॉर्म गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। कर्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर क्या होता है, कर्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर में हमारा जो फ्लोटिंग होता है हमारे बॉडी में, हमारे पेट में जो गैस बन जाता है उसको ठीक करने का काम करता है। जो हमारा फीनल हो गया, कार्डमम हो गया, जिंजर हो गया, क्लो हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, ये सब कहीं ना कहीं हमारे पेट में जो कर्मिनेटिव की तरह काम करता है। कर्मिनेटिव मतलब गैस को तोड़ने का काम करता है। ये सब मेडिसिनल प्लांट हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा एस्ट्रीजेंट हो गया। एस्ट्रीजेंट क्या हो गया, एस्ट्रीजेंट किसे कहते हैं, एस्ट्रीजेंट जो होता है हमारे जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो को रोकने का काम करता है। कहीं पे चोट लग जाती है तो वहाँ से हमारा जो ब्लड निकलता है उसको क्लॉट करने का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रीजेंट। इसके बाद हमको पढ़ना है ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बाबू दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को छोड़कर जितने नर्वस सिस्टम आते हैं वो किस में आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो हमको इसमें पढ़ना ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। तो कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, उस ड्रग के बारे में हमको पढ़ना है। जिसमें हमारा बेलोडोना हो गया, इफिड्रा हो गया, अफीम हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया। आप लोग ये सब देखे होंगे, लेकिन नाम थोड़ा सा इसमें बायोलॉजिकल नाम दे दिया है और इसीलिए आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। अफीम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, और चाय के बारे में जानते ही होंगे, कॉफ़ी के बारे में जानते होंगे, कोका के बारे में जानते ही होंगे। ये सब कहीं ना कहीं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, क्योंकि जब हमको नींद आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तुरंत चाय पी लेते हैं या तो कॉफ़ी पी लेते हैं, जिससे हमारी नींद क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है, इसलिए हमारी नींद खत्म हो जाती है। इसके जस्ट बाद हमारा जो आता है एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब ऐसे ड्रग जो हाइपरटेंशन को कम करते हों। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, हाइपरटेंशन को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है उसको हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं। तो इसमें जो रॉल्फिया हमारा एंटी हाइपरटेंसिव की तरह काम करता है। इसके जस्ट बाद आता है हमारा एंटी टस्यू। एंटी टस्यू का मतलब जो हमारा टस्क होता है, जब हमको खांसी आती है तो हम लोग एक टस्क जनरेट होता है। उस टस्क को, जो खांसी आती है उसको हम लोग टस्क कहते हैं। उस टस्क को ख़त्म करने के लिए जो हम लोग ड्रग लेते हैं वो कहते हैं एंटी टस्यू ड्रग, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, वसाका जो एंटी टस्यू की तरह काम करता है। इसके बाद हमारा आता है एंटी रूमेटिक ड्रग। एंटी रूमेटिक ड्रग का मतलब जो हमारा रूमेटाइड अर्थराइटिस को, जो हमारे जोड़ों को दर्द को कम करता है, उसको क्या कहते हैं, एंटी रूमेटिक ड्रग्स। इसके एंटी रूमेटिक ड्रग में कौन कौन से ऐसे ड्रग होते हैं, वो जो ड्रग के नाम है उस प्लांट के नाम है यहाँ पे दिए गए हैं, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद आता है हमारा एंटी ट्यूमर। ऐसे कौन कौन से एंटी ट्यूमर का मतलब कि जो हमारे ट्यूमर को ख़त्म करने का काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी ट्यूमर कहते हैं। तो विनका हो गया हमारा, और ये सब हमारे एंटी ट्यूमर की तरह काम करते हैं, जो ट्यूमर को ख़त्म करते हैं। इसके बाद हमारा एंटी डायबिटिक हो गया। एंटी डायबिटिक का मतलब जो डायबिटीज़ को कम करे। डायबिटिक किसे कहते हैं, डायबिटीज़ ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा ब्लड का शुगर बढ़ जाता है, उसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। तो हमारे डायबिटीज़ को, ब्लड के शुगर को कंट्रोल करने का काम जो करता है उसको हम लोग एंटी डायबिटिक ड्रग कहते हैं। इसके बाद हमारा आएगा डाययूरेटिक। डाययूरेटिक क्या होता है, डाययूरेटिक उसे कहते हैं जो हमारे यूरिनेशन को फास्ट कर देता है, हमारे पेशाब को फास्ट कर देता है, उसको हम लोग डाययूरेटिक कहते हैं। रेट ऑफ यूरिनेशन को जो बढ़ा देता है उसको हम लोग डाययूरेटिक कहते हैं। एंटी डिसेंट्रिक। एंटी डिसेंट्रिक का मतलब जो हमारे डिसेंट्री को, जो हम लूज मोशन होता है, डिसेंट्री उसे कहते हैं। जो लूज मोशन होता है, जो हमारा स्टूल बहुत पतला हो जाता है, उसको रोकने का काम करता है, उसको हम लोग एंटी डिसेंट्रिक ड्रग कहते हैं।
इसके बाद एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट का मतलब कि जो हमारे ड्रग को, ऐसा ड्रग जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने का काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है एंटी मलेरियल्स। एंटी मलेरियल का मतलब जो हमारे मलेरिया को ख़त्म करता है, मलेरिया के पैरासाइट को ख़त्म करने का काम करता है, उसको हम लोग एंटी मलेरियल ड्रग कहते हैं। इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। तो जो मैं जितना बता रहा हूँ ये हम कैटेगरी केवल बता रहा हूँ, उसके जस्ट बगल में आप लोग देखेंगे जैसे इस साइड जो है, इस साइड सारा कैटेगरी दिया गया है, इस साइड प्लांट का नाम दिया गया है। ये सब क्या है, मेडिसिनल प्लांट हैं। ये सब क्या है, प्लांट हैं। ये सब प्लांट के नाम दिए गए हैं जो हमको पढ़ना है कि जो जिसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे आप लोग देखेंगे कि जो मैंने बताया कि एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी होती है, जैसे सिनकोना, सिनकोना में क्या होता है, एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी होती है। तो ये सब सिनकोना क्या है, एक प्लांट का नाम है। इसके बाद ऑक्सीटोक्सिक। ऑक्सीटोक्सिक मतलब जो हमारा टॉक्सिक चीज़ें हैं, बहुत सारी पॉइजनस चीज़ें हैं, उसको ख़त्म करने का काम करता है, उसको ऑक्सीटोक्सिक ड्रग कहते हैं। इसके बाद हमको विटामिन्स के बारे में पढ़ना है। जैसे कॉड लीवर ऑयल हो गया, शार्क लीवर ऑयल हो गया, ये हमारे विटामिन्स की तरह काम करते हैं, उसको विटामिन्स की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद हमारा एंजाइम हो गया, जैसे पपाया हो गया, डाइस्ट्रेज हो गया और ईस्ट हो गया, ये सब हमारे एंजाइम की तरह काम करते हैं जो हमारे खाना को पचाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा फार्मास्यूटिकल एड्स हो गया। फार्मास्यूटिकल एड्स का मतलब कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल में ड्रग को बनाते समय यूज किया जाता है, जिसका कोई फार्मास्यूटिकल इफेक्ट तो नहीं होता है, थेरेपेटिक इफेक्ट तो नहीं होता, बीमारी को ठीक करने में तो काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम दवा बनाते समय उसको मिलाते हैं ताकि हमारा दवा अच्छे से बन सके। इसके बाद मिसलेनियस ड्रग होते हैं। मिसलेनियस में भी पढ़ना हमको, गाल्स पढ़ना है, अश्वगंधा पढ़ना है, तुलसी पढ़ना है, गोकुल पढ़ना है। इसके जस्ट बाद हमारा 6वां चैप्टर आता है जिसमें प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज अ सर्जिकल ड्रेस। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें हम लोग फाइबर, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिसमें फाइबर की मात्रा पाई जाती है। उस फाइबर की मात्रा उस प्लांट में पाया जाता है, तो जो फाइबर पाया जाता है उसको सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए कैसे यूज किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे सर्जिकल ड्रेसिंग का मतलब जब एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पे चोट लग जाता है, उसका सर्जिकल ड्रेसिंग करते हैं, जिसमें हम लोग कॉटन का यूज करते हैं, बैंडेज का यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें ड्रेसिंग करने में कौन कौन से प्लांट का यूज किया जाता है और वो कैसे बनते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। 7वें चैप्टर में पढ़ना है बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक। देखिए इसमें हमको बेसिक प्रिंसिपल पढ़ना है। हमारे ट्रीटमेंट की बहुत सारी पद्धति हैं, जैसे आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया एंड होम्योपैथिक हो गया। तो ये सब हमारे ट्रीटमेंट की पद्धति हैं। जैसे आयुर्वेदिक में हम लोग आयुर्वेद का यूज करके बीमारियों को ठीक करते हैं, सिद्धा में सिद्धा का यूज करके, यूनानी में यूनानी मेडिसिन का, होम्योपैथिक में होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करके हम बीमारियों का ठीक करते हैं। तो इसके क्या प्रिंसिपल होते हैं उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। इसके बाद हमको पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फार्मूलेशन। आयुर्वेदिक फार्मूलेशन में आप लोग देखेंगे चूरन बनाना होता है, उसके बाद बहुत सारे भस्म बनाना होता है। आप लोग आयुर्वेदिक में देखे होंगे, आयुर्वेद का आप लोग जाएंगे डॉक्टर के पास तो आपको चूरन खाने के लिए देगा, भस्म खाने के लिए देगा और साथ ही साथ उसकी गोली बने हुए खाने के लिए देगा। तो वो जो चूरन बनता है वो कैसे बनता है, भस्म कैसे बनता है, उसके सारे डिटेल्स के पढ़ना हमको, उसको बनाने के तरीके और मेथड्स के बारे में हमको पढ़ना है 7वें चैप्टर में। इसके बाद हमको 8वें में पढ़ना है रोल ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट एंड नेचुरल इकोनॉमिक एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। इसके बारे में हमको 8वें में पढ़ना है रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। हमको मेडिसिनल के बारे में क्या क्या रोल है, मेडिसिनल प्लांट का क्या रोल है और साथ साथ एरोमेटिक प्लांट का क्या रोल होता है हमारे इकोनॉमिक में, इसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद हमारा चैप्टर 9 आता है जिसमें पढ़ना है हमको हर्बल्स एंड हेल्थ फूड। हमारे हर्बल्स एंड हेल्थ फूड का मतलब ऐसे कौन कौन से हर्बल हैं जो हमारे फूड की तरह यूज किए जाते हैं, जो हमारे हेल्थ को प्रमोट करते हैं, हेल्थ को बढ़ाने का काम करते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। आप लोग इसमें डिटेल से देख सकते हैं कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन, थेरेपेटिक एप्लीकेशन आप जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, प्रोबायोटिक हो गया, प्रीबायोटिक हो गया, डाइटरी फाइबर्स हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, ये सब कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को प्रमोट करते हैं, हेल्थ को सही करने का काम करते हैं, जो कि एक नेचुरली प्राप्त होते हैं। इनके बारे में हमको पढ़ना है।
इसके बाद हमारा चैप्टर 10 आता है जिसमें हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू हर्बल फार्मूलेशन। हमको हर्बल फार्मूलेशन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इसके बाद 11वां चैप्टर हमारा है जिसमें हर्बल कॉस्मेटिक के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे कॉस्मेटिक ऐसे हैं। कॉस्मेटिक क्या होता है? कॉस्मेटिक ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी सुंदरता को बढ़ाने में हेल्प करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्मेटिक्स कहते हैं। तो ऐसे आप लोग देखे होंगे एलोवेरा का फेस वॉश आता है, एलोवेरा का क्रीम आता है, बहुत सारे आप लोग ऐसे देखेंगे आलमंड का ऑयल आता है जो हमारे बालों में लगाने के लिए आता है। तो ये सब आप कहीं ना कहीं एक हर्बल कॉस्मेटिक में आ जाते हैं। इसके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद हमको लास्ट जो पढ़ना है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग के बारे में हमको पढ़ना है। ये तो हमारा केवल एक इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें हम लोग सिलेबस के बारे में टोटल डिस्कस किए। इसके जस्ट बाद जो हमारा अगला लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा चैप्टर 1 डिफिनेशन होगा, हिस्ट्री होगा, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में पढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे ड्रग को, जो हमारा हर्बल ड्रग है उसको किस किस क्लासिफिकेशन में क्लासिफाइड किया गया है। आशा करते हैं आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ये हमने पूरा सिलेबस के बारे में दिखाया है, आप अपना नोट डाउन भी कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। आप हमारे वीडियो यहाँ तक देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें।